कॉलेज प्रशासन ने भी ये साफ कर दिया था कि उस दिन मनीषा नाम की कोई लड़की कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए नहीं आई थी, यानी कि मनीषा के कॉलेज जाने वाली कहानी भी झूठी थी। जिसके बाद 13 अगस्त को सुबह जब उसका शव नहर के किनारे मिला तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर सबसे पहले गवाहों ने बताया कि शव के पास 7-8 कुत्ते थे, जिनके द्वारा उस शव के चेहरे को और उसकी गर्दन को बुरी तरीके से नोचा गया था। यहाँ तक कि मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस चीज को दर्ज किया गया कि मनीषा की डेड बॉडी को जानवरों के द्वारा नुकसान पहुँचाया गया है। मनीषा के शरीर पे पहने हुए उस समय जो कपड़े थे वो भी सही सलामत थे, और जो सोशल मीडिया पे अफवाह चल रही थी कि मनीषा के चेहरे पर तेजाब डाल दिया या उसके साथ किसी तरीके का गैंगरेप किया गया है, ये सारी अफवाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद साफ हो गई कि ये झूठी हैं। और इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीषा की मौत का कारण जहर को बताया गया कि मनीषा की मौत जहर खाने से हुई है। इसके अलावा मनीषा की डेड बॉडी के पास एक सुसाइड नोट भी मिला था, लेकिन हमारे देश की राजनीति ने इतना होने के बावजूद भी 9 दिनों तक मनीषा के शव को नहीं जलने दिया था, क्योंकि उस दौरान कमेटियों ने और राजनीतिक पार्टियों ने मनीषा के पिता पे ये दबाव डाला कि वो शव का दाह संस्कार ना करें। जिसके बाद इस हत्याकांड के माहौल को भड़काया गया और बेटी की मौत का तमाशा बना दिया गया। पुलिस ने जब इस मामले के सबूत मनीषा के पिता को दिखाए तो मनीषा के पिता ने ये कहा कि बेटी ने दबाव में आके जान दी है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने बयान को बदलकर ये कहा कि उनके ऊपर जबरन दबाव डालकर ये बयान दिलवाया गया है। जबकि सच ये था कि वो जानते थे कि इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है और उनकी इस हत्याकांड के पीछे खुद की भूमिका भी कुछ भी कहने या करने से नहीं छुप सकती। वहीं दूसरी ओर इस मामले की जांच करने वाली जो जांच एजेंसियां थी, उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत थे कि मनीषा को उसके घर वालों के द्वारा लगातार मारा पीटा जा रहा था। जिसके बाद या तो मनीषा ने अगर खुद जहर पिया या उसे जबरदस्ती जहर पिलाया गया, इन दोनों ही हालात में जिम्मेदार उसके घर वाले ही थे। तफ्तीश के दौरान मनीषा के मामा का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आ चुका था। मनीषा की सबसे बड़ी जीवन में त्रासदी ये थी कि इस समस्या के दौरान वो पूरी तरीके से अकेली थी। ना तो उसके घर वाले उसकी फीलिंग्स को समझ पाए और ना उसके कथित प्रेमी ने उसका साथ दिया, और हमारे देश के समाज और देश की राजनीति ने उसके दर्द को समझने की बजाय अपना ही एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। ये कहानी हमें और हमारे समाज को ये बताती है कि इज्जत के नाम पर किस तरीके से बेटियों की जिंदगी को कुचला जाता है और किस तरीके से सोशल मीडिया अफवाहों के पीछे भागकर सच को दबा देता है। दरअसल इस तरीके से हुई मनीषा की मौत एक परिवार पे ही नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच को प्रदर्शित करती है। मनीषा की मौत खाली एक परिवार की सोच नहीं थी, बल्कि ये हत्याकांड उस पूरे माहौल का प्रतिबिंब था जिसमें कि बेटियों को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं दिया जाता। मनीषा के गाँव का माहौल भी इसी तरीके का था, क्योंकि जब मनीषा का शव मिला तो उस दौरान गाँव वालों ने भी मनीषा के बारे में तरह तरह की बातें कहना और करना शुरू कर दिया। कोई कह रहा था कि लड़की का कत्ल हुआ है, कोई कह रहा था कि गैंगरेप हुआ है, और कोई कह रहा था कि मनीषा के चेहरे पे तेजाब डालकर उसे जला दिया गया है। अब इन पूरी अफवाहों ने गांव वालों की सोच और समाज की सोच को जकड़ लिया था। लोग इस बारे में बात करने लगे, चौपालों पे इस बारे में चर्चा होने लगी और धीरे धीरे पूरी भीड़ का गुस्सा बढ़ता गया। किसी कॉलेज प्रशासन ने भी ये साफ कर दिया था कि उस दिन मनीषा नाम की कोई लड़की कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए नहीं आई थी, यानी कि मनीषा के कॉलेज जाने वाली कहानी भी झूठी थी। जिसके बाद 13 अगस्त को सुबह